वेरी गुड इवनिंग। इंडिया एट 543 में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय डॉक्टर मनोज राजौरिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राजस्थान, मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका इंडिया एट 543 में स्वागत है। नमस्कार सुमित जी। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में जानना चाहेंगे प्लीज़। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी राजस्थान में करौली दौलतपुर नाम से है। हाँ जी। और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में बहुत ही दुर्गम कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें विकास की अति आवश्यकता है। कांग्रेस के 70 साल के राज के बाद में मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ रहा, लेकिन अब मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और राजस्थान में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है, इस चीज़ का पूरा लाभ मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए मैं उठा पा रहा हूँ। और मैं सोचता हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जिस तरीके से तेजी से बदल रही है, आगे बढ़ रही है, आगे भी इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। सर, इस समय एक शब्द जो बहुत बड़ा चर्चा में है, डीमोनेटाइजेशन, तो प्लीज बताइए सर डीमोनेटाइजेशन के बारे में। डीमोनेटाइजेशन, देखिए इस देश में 70 साल के बाद में भी ऐसा महसूस हो रहा था कि जो देश का विकास होना चाहिए, देश का आम नागरिक जो मुख्य धारा में आना चाहिए था, वो भ्रष्टाचार के कारण उसका विकास नहीं हो पाया, उसके मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाई। देश में एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जिसने पूरी अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण कर लिया। उस काली व्यवस्था को, काले धन को, उसको समाप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण दूरदर्शी निर्णय लिया कि 500 के और 1000 के नोटों को बहुत ही सोच समझ कर अचानक बंद किया। और उनका ये निर्णय इसलिए किया ताकि वो जो भ्रष्ट लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जिन्होंने बेईमानी के स्रोतों से काला धन कमाया है, उनको इसकी भनक भी नहीं लगे और उनका जो काला धन था वो अचानक एक रद्दी के टोकरे में बदल जाए। सर, ये डीमोनेटाइजेशन में हम 500 और 1000 का नोट डिफंक्ट करके 2000 और 500 का नोट ला रहे हैं, तो सर आपको नहीं लगता कि 500 के नोट को रिप्लेस किया जा रहा है और 2000 का नोट जो 1000 से बड़ा डिनोमिनेशन में है उसको लाके कहीं ब्लैक मनी बढ़ सकती है? नहीं, देखिए जी, ब्लैक मनी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सवाल ही नहीं होता कि ब्लैक मनी बढ़ जाए। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली है, देश की ब्लैक मनी के जो भी स्रोत हैं, उन सब स्रोतों को बंद करने का काम एक करके पूरा कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने ब्लैक मनी के जितने भी स्रोत हैं उनको आइडेंटिफाई किया, चाहे वो कैश के रूप में हो, चाहे सोने के रूप में हो, चाहे जमीन जायदाद के रूप में हो, ड्रग्स के रूप में हो, आतंकवादियों को दिए जाने वाला हो, या किसी भी तरीके से ब्लैक मनी पैदा किया, ऑफिसर्स के द्वारा किया होगा या कुछ पॉलिटिशियंस के द्वारा हो, जिस किसी भी माध्यम से आदमी अपने पद का दुरुपयोग करके नाजायज तरीके से धन कमा सकता हो, उन सब स्रोतों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। और मैं सोचता हूँ कि ये उनका पहला कदम आने वाले समय में, जिस तरीके से आप सुन रहे होंगे कि बेनामी संपत्तियों का भी जो लोगों ने गेम खेला है 70 साल के अंदर, उसको भी प्रधानमंत्री जी अगला हमला करेंगे और देश के ईमानदार आदमी का सम्मान होगा और बेईमान आदमी को सबक सिखाया जाएगा। सर, आप डॉक्टर हैं, यू आर फ्रॉम होम्योपैथी ब्रांच, तो कैसे डॉक्टर से पॉलिटिशियन का जर्नी कैसे हुआ, किस तरह से, क्या आपको लगा कि मुझे डॉक्टर से पॉलिटिक्स में जाना है? आपने मेरी रुचि का विषय पूछा है। 2007 की बात है, मैं प्रैक्टिस करता था जयपुर वैशाली नगर में। मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ और रोज सुबह मॉर्निंग वॉक जाता था। मॉर्निंग वॉक में गार्डन में बहुत लोग प्रबुद्ध जीव भी बैठते थे और उन लोगों ने, जब मैं रोज देखता था, बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर, बहुत ज्वेलर, बड़े सम्मानीय व्यक्ति हमेशा राजनीतिक लोगों को गालियां बकते रहते, उनके बारे में गंदे कमेंट्स करते रहते और ये सोचते कि उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ बहुत सारे आईएएस ऑफिसर भी थे जो रिटायर हुए, आईपीएस ऑफिसर भी थे, कुछ जुडिशरी सर्विस के लोग भी थे, कुछ बड़े समाज के बिजनेसमैन भी थे। मैं जब उनकी बातें सुनता था तो बड़ी पीड़ा होती थी। एक दिन मैं उनसे बैठा, उनसे चर्चा की, तो उन सब लोगों ने सिर्फ गंदी गालियां बकने के अलावा कुछ नहीं किया। मैंने सिवाय उनसे एक ही सवाल किया कि सर, आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, आप सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में तरक्की की है, हाँ, सब ने अपना अहंकार दिखाया कि मैं बहुत बड़ा हूँ, पढ़ने में बहुत होशियार था इसलिए आईएएस बना, कोई बोलता है मैं बिजनेस में बहुत होशियार था इसलिए इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया। सबने अपने तक अपनी जिंदगी रखी, अहंकार उनमें था कि मैंने अपने लिए किया और देश के लिए कोई नहीं करने वाला था। जब हम उनसे कहा कि सर, आप अपने लिए इतना कर सकते हो तो आपने देश के लिए क्या किया? आप राजनीतिक लोगों को गाली बक रहे, आप खुद क्यों नहीं करते कि नहीं हम इस गंदगी में नहीं उतर सकते? मीन्स वो समाज का वो एलाइट वर्ग था, ऐसा जो सो कॉल्ड, मैं तो उनको बुद्धिजीवी नहीं कहूंगा,
या प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं कहूंगा, कि जो दूर से रह के अपने देश की गंदगी देख भी रहा है और उसको साफ करने के लिए, उतारने के लिए तैयार नहीं है। वो ये सोचता है कि कोई विदेशी लोग आएंगे और इस देश की गंदगी को साफ करेंगे। सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ ड्राइविंग। उसी दिन मैंने फैसला किया था कि नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। वेरी गुड। और मैंने फैसला किया, मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में जाऊंगा और जिसको आप गंदगी कर रहे हैं उसी को सुचिता से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते स्वच्छ राजनीति का एक उदाहरण पेश करूंगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदारी से, निष्ठा से और देशभक्ति से किस तरीके से समाज की सेवा कर सकता है, क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर देश सर्वप्रथम होता है। क्या बताए, इस तरह अगर देश का हर नागरिक खुद अपने आप में एक सोच लाए कि मुझे ही देश को बदलना है और मुझे ही इस देश की गंदगी को दूर करना है, तो वाकई में देश की तरक्की जो है वो निश्चय है और बहुत अच्छी दिशा में जा सकती है। सर ये बहुत अच्छा लगा सुन के। सर आप जैसे होम्योपैथी, यू आर डॉक्टर योरसेल्फ एंड आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि मैंने आपका मैंने कंटेंट पढ़ा था कि आपको 11 साल हो गए अभी प्रैक्टिस करते हुए। बीइंग ए पॉलिटिशियन आप फिर भी एक, इट्स वेरी बोलते सर अप्रिशिएबल। सर होम्योपैथी इज अ वेरी बोलते हैं बहुत हिस्टोरिक ब्रांच है मेडिसिन का। सर यहाँ इंडिया में उस तरह का इंफ्रा और उस तरह का सिस्टम जो सपोर्ट एमबीबीएस को मिलती है वो सपोर्ट होम्योपैथी को नहीं मिलती सर। तो आई वांट कि सर इसमें क्या हमारी सोच है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इस समय, तो प्लीज आप बताइए सर। देखिए, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और पहले बात आपको बताऊं कि होम्योपैथिक देश की नहीं, दुनिया की सर्वोत्तम और नई पद्धति है। सिर्फ 350 साल पहले होम्योपैथी का जन्म हुआ। आयुर्वेदिक सबसे पुरानी है, हजारों साल पुरानी है, बड़ा इतिहास है। उसके बाद में एलोपैथी का है और होम्योपैथी तो बिल्कुल नया है। और फिर भी 350 साल के कम समय में लगभग 85 देशों में आज होम्योपैथी प्रैक्टिस की जा रही है। 85 कंट्रीज में, 85 कंट्रीज, जी। ओके। और राजस्थान में और हिंदुस्तान में जो उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए वो कम था, उसका हमने विड़ा उठाया, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते मैंने समझा कि इसकी बड़ी संभावना है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री से जब पहली मुलाकात हुई तब उनसे अपना परिचय दिया, उनसे जानकारी दी कि सर होम्योपैथिक सिस्टम, आयुर्वेदिक, यूनानी, योगा जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, एक एलोपैथी के बड़े सिस्टम और कॉर्पोरेट और ड्रग माफिया के सामने बेबस हो जाता है, जबकि इसमें बहुत ज्यादा संभावना है। उन्होंने मुझसे बहुत रुचि से बात की कि क्या किया जा सकता है। तब मैंने उनसे आग्रह किया कि सर आप इस सबको मिलाकर एक नया डिपार्टमेंट बना लें, इनको स्वतंत्रता दें ताकि ये लोग अपना विकास अलग तरीके से करें और समाज के सामने अपनी स्ट्रेंथ लेके जाएं। तो सर गवर्नमेंट इनिशिएटिव और उन्होंने लिया और एक आयुष मंत्रालय देश के इतिहास में पहली बार बनाया। बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी का अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसमें होम्योपैथिक भी शामिल है। उनको बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था और विश्व योगा दिवस के रूप में आपने देखा होगा कि भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया। अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन को उन्होंने सहयोग किया। तो मैं सोचता हूँ कि एक डॉक्टर होने के नाते, होम्योपैथिक डॉक्टर होने के नाते, अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाते मैं प्रधानमंत्री जी से देश के भले में जो सहयोग उम्मीद करता था उससे ज्यादा उन्होंने सहयोग दिया। जैसे कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं, नी ट्रांसप्लांटेशन, उसमें बहुत ऐसे केसेस हैं जहाँ पे होम्योपैथी को बहुत सक्सेस हुआ है, फिर भी कहीं जाके बहुत कम परसेंटेज है जहाँ लोग होम्योपैथी को अडॉप्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। देखिए, मैं इसमें दोनों ही पक्ष बताना चाहूँगा। जो हमारा अब तक का एजुकेशन सिस्टम था उसकी गुणवत्ता में भी कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता थी, क्योंकि समाज के सामने जब आप जाते हैं, जब आप मेडिकल प्रोफेशनल होकर जब जाते हैं और आप अपने फील्ड में अच्छा काम करेंगे तो समाज अपने आप आपको सराहना पर उठाएगा। आपकी डिग्री से कुछ नहीं होने वाला कि आपने एमबीबीएस कर लिया या बीएचएमएस कर लिया तो आप डॉक्टर होंगे। डिग्री के साथ में आपका नियत कैसी है, आपकी मेहनत कैसी है, प्रोफेशनल स्किल्स आपकी कैसी हैं, कितना आपका ब्रॉड विजन है, कितना आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ये सब मिलकर एक डॉक्टर बनाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर होने के लिए डिग्री से पहले भी किसी चीज़ की जरूरत होती है, चाहे किसी फील्ड का डॉक्टर हो, एक नेक इंसान होने की जरूरत होती है। और उसमें होम्योपैथी की जब बात, होम्योपैथी में बहुत सारी बीमारियों का, जो क्रोनिक डिजीज होते हैं उनका बहुत अच्छा इलाज होता है। और मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में होम्योपैथी के साथ में आयुर्वेदिक, यूनानी, योगा, सभी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा मिल रहा है, आने वाले समय में योगा, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी सबका बहुत विकास होगा और आम आदमी को अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के रूप में बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। मुझे लगता है कि हम सबको अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ एक बढ़ावा देना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि होम्योपैथी एक अलग ब्रांच है जिससे काफ़ी फ़ायदा है,
और सर एक और चीज़, नीति आयोग नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जिस तरह से आपने बताया कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं इसके लिए, तो सर वहाँ पे उस एरिया में उस तरफ क्या काम हो रहा है सर? होम्योपैथी को लेके, मेडिसिन की एक ब्रांच को लेके क्या काम हो रहा है सर, प्लीज? नीति आयोग नीतियाँ बनाता है और सरकार को बजट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना चाहिए उसका काम करता है। पूरे देश की, पूरे राज्यों की जो डिमांड्स आती हैं उन डिमांड्स को सब्जेक्ट वाइज, स्टेट वाइज बाई फिल्टर करके मिनिस्ट्री में भेजता है। करेक्ट। मिनिस्ट्री अपना काम करती है, बजट के अकॉर्डिंग किसको क्या दे सकती है वो काम कर सकती है। इसमें होम्योपैथी भी बहुत छोटा सा हिस्सा है। लेकिन सौभाग्य की विषय है कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस ओर ध्यान किया है, आज पूरा बजट अलग कर दिया गया है। नीति आयोग का मैं रोल करूं तो एलोपैथिक से अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन का बजट ही अलग कर दिया। क्या बात है? और जब बजट अलग कर दिया तो उनका विकास स्वतंत्र रूप से होगा। पहले ऐसा होता था कि एक मर्ज्ड बजट था, तो जो प्रभावशाली लोग थे वो उन बजट को पूरा ले लेते थे। बिल्कुल। और जिन लोगों को विकास की आवश्यकता थी, सहयोग की आवश्यकता थी, वो वापस पीछे रह जाते थे। बिल्कुल सर। तो नीति आयोग ने बहुत अच्छा फैसला किया। सर हमारी एक जनता के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? क्या संदेश रहेगा सर आपकी तरफ से, प्लीज? मैं जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इंडिया T543 देश के उन चुनिंदा सांसदों के लिए जो लोकसभा में 543 सांसद देश की जनता की आवाज रखने आते हैं, उन सब के माध्यम से इंडिया 543 के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र की जनता, मीडिया, आम आदमी उन सभी सांसदों से अपने क्षेत्र के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में उनका क्या विचार है, उनके क्या सोच है, उनके क्या कर्म है, उसका बाकायदा वो रिपोर्ट कार्ड लें। जिस प्रकार से हमारी सरकार के सभी सांसद प्रधानमंत्री जी को और देश की जनता को और अपने संसदीय क्षेत्र को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं, उम्मीद करता हूं कि इंडिया एट 543 सभी सांसदों का एक रिपोर्ट कार्ड बनाएगी और उस क्षेत्र की जनता और देश की जनता के सामने रखेगी, जिससे कि अच्छे लोगों का राजनीति में प्रवेश हो, गंदे लोगों को राजनीति से बाहर हो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। डॉक्टर मनोज राजौरिया जी ने बहुत किसी ने सही कहा है कि किसी अच्छे इंसान से अगर अच्छी चीज़ ली जाए तो उससे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है और बहुत ज़्यादा काम आता है। सर हम आपका थैंक यू करना चाहेंगे। थैंक्स अ लॉट।